नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक चैप्टर के विषय में जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। अगर कहा जाए चैप्टर बड़ा वैल्यूएबल है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप क्लास 9। तो चलिए आपको बताते हैं कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। तो सत्ता की जो साझेदारी होती है ये एक बहुत बड़ा शब्द है। पहली बात है, सत्ता का मतलब क्या होता है। सत्ता का मतलब होता है पावर के बारे में। यानी अगर कोई भी, अगर आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये पेन हासिल करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, पहले पैसे जुटाऊंगा तब इसको खरीदूंगा। अब मान लीजिए मैं इतना गरीब हूं कि मैं इसको खरीद नहीं पा रहा, तो क्या होगा कि अब मैं इसके लिए स्ट्रगल करूंगा। वैसे क्या होता है कि हमारे देश में अगर कहा जाए, तो हमारे देश में भी क्या होता है कि जो सिस्टम होता है, मान लीजिए अगर कोई भी पद है, मान लीजिए कोई पद है, इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे देशों में अलग अलग प्रणाली होती है। अलग अलग प्रणाली होगी, सिस्टम्स होंगे। कहीं पे मान लीजिए लोकतंत्र है और कहीं को राजतंत्र है। तो होता क्या है कि इस पद को तो इसको प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में देखिए खासकर होता क्या है कि कई प्रकार की प्रणालियां होगी। जैसे मान लीजिए कहीं दो पार्टी होती है, कहीं दो पार्टी आपस में लड़ रही होती हैं, है ना। और कहीं बहुदलीय प्रणाली होती है, यानी बहुत सारे पार्टी एक साथ उतरेगी और वो क्या करेगी, लड़ाई करेगी, भैया हमको ये पद की प्राप्ति करनी है। तो आप क्या देखेंगे, जहां बहुत सारी पार्टियां होंगी वहां पर स्ट्रगल बहुत भयंकर होगा। जो स्ट्रगल होगा इनका बहुत क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, यानी संघर्ष बहुत तगड़ा होगा। और ये संघर्ष ही क्या कराएगी, आगे चलकर किसी एक को जिताएगी। और यही जो संघर्ष आप देखिए बहुदलीय प्रणाली में हो रहा, सत्ता वही हासिल करता है जो कि राजनीति में भाग लेता है। तो राजनीति में हम और आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, पार्टी के माध्यम से करेंगे। तो पार्टियां जैसे हर देश में अलग अलग होती होती, कहीं दो पार्टियां होती हैं, कहीं तीन पार्टियां होती हैं, कहीं बहुत सारी पार्टियां होती हैं। तो बहुत सारी पार्टी को बहुदलीय प्रणाली कह देते हैं। तो अभी आप आगे समझेंगे, जब चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे तो हम प्रणाली के बारे में आएगा कि पार्टी की प्रणाली कैसे बनती है। जब आप वोट डालने आते हैं, या कोई भी जो व्यक्ति है जो वयस्क हो चुका है वोट डालने आता है, तो किसी एक को जिताता है ना। मान लीजिए पांच पार्टियां खड़ी हैं, अब पांच में से कोई एक ही पार्टी जीतेगी। तो पांच पे एक पार्टी जीतेगी तो क्या कहलाएगी, वो मेन नेता बनेगा, वो मेन पद प्राप्त करेगा। तो कहीं ना कहीं बाकी चार तो हार जाएंगी क्योंकि स्ट्रगल तो पांचों ने किया था। तो वहां हम देखते हैं क्या, सत्ता की जो सत्ता है, वो सत्ता में कोई एक ही जीतता है। और कोई एक ही जो सरकार बनाता है वही क्या करता है, निर्णय लेता है देश के विषय। हमारे देश में दो प्रकार के लोग हैं, जैसे रिलीजियस के आधार पर बटे होते हैं, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर सभी लोग अलग अलग है। कोई व्यक्ति समान तो है नहीं। हाँ, समानता का अधिकार है, विजिबल है समानता का अधिकार। पर हम अगर उसको कहा जाए तो हर व्यक्ति का एक अलग क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करता है। तो वहीं अगर कहा जाए, सीधी सीधी बात अगर समझाई जाए, तो हम जब एक चुनाव में एक व्यक्ति को चुन के ला रहे हैं, तब उसका ये होगा ना कि सभी व्यक्ति को एक समान बात करे, सभी के सामने एक साथ व्यवहार करे। क्योंकि भाई सरकार का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है एक देश को चलाने के लिए। देखिए कोई भी देश की सरकार अगर चुनी जाती है, तो वो सभी लोगों को साथ में लेकर चलती है, सबके लिए योजना प्रोवाइड करती है। खासकर लोकतंत्र का आधार ही यही है कि अगर कोई सरकार चुनी जा रही है तो सबका हित में काम करेगी, किसी एक पंथ के विषय में काम नहीं करेगी। तो हम देखते हैं क्या है कि बहुत सारे देशों में अपोजिशन जो होता है वो इल्जाम लगा देता है कि भैया तुम सिर्फ एक पक्ष में काम कर रहे हो। तो एक अपोजिशन यानी जो क्रिटिसिज्म करता है, यानी एक आलोचनात्मक व्याख्या करता है पोजीशन में सरकार की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए दो चीजें हैं, ये पोजीशन की सरकार है या अपोजिशन की सरकार है। तो जो पोजीशन यानी लिया हुआ ने जो पद प्राप्त किया है, वो व्यक्ति सरकार चला रहा है। अब होता क्या है कि ये व्यक्ति अपने पद को चलाने के लिए डगमगा ना जाए, यानी ये अपने काम में जो भी काम के लिए जिसको चुना गया है वो ये काम करे। तो अब होगा क्या, मान लीजिए ये पूरे फुल पावर में आया, यानी पूरे बहुमत में सरकार बना लिया है। तो अब इसका काम यही ना होगा कि पूरी तरीके से देश को चलाए। अब मान लीजिए कभी कभार हो ये एक पक्षीय काम करे, जो मेजोरिटी में लोग हैं उनकी मदद करे और जो माइनॉरिटी है उनकी मदद ना करे। तब यहाँ पर हम देखते क्या है कि मान लीजिए अपोजिशन है, इसका विरोध करेगा, भैया संसद में विरोध करना शुरू कर देगा। ये देखो तुम काम सही से नहीं कर रहे हो, तुमको काम सही से करना होगा। होगा वो क्या करेगा, इसकी बातों को सुनेगा, जब इसकी आलोचना होने लगेगी तो उसको समझेगा, क्रिटिसाइज करेगा और एक्सेप्ट करेगा। आगे चल के इसको ठीक करने का भी काम यही करेगा पोजीशन, क्योंकि भाई इसके पावर है और ये पावर में नहीं है। अब मान लीजिए कभी अपनी मनमानी करना शुरू किया तो फिर जनता इसको देखेगी, कहेगी जनता का कि आओ भैया तुमको हम स्वागत करें तुम्हारा, और तुम्हें क्या करे, सरकार से नीचे गिरा दे। वैसे क्या होता है, सेम सिस्टम ये दुनिया में चलता है कि अगर पोजीशन में जो सरकार है उसको बात माननी पड़ती है, जनता की भी अपोजिशन की भी। आपने जो भी पोजीशन और अपोजिशन समझा है ना, ये बड़ा बेसिक आधार है समझने का। क्योंकि अगर एक देश चल रहा है तो देश की रीढ़ की हड्डी दोनों ही है। अगर कहा जाए एक डिसबैलेंस होगा तो दूसरा उसको बनाने वाला होगा। तो सेम टू सेम है, अगर कोई भी देश की सरकार अपने आप को पावरफुल समझ लेती है तो आगे चल के जनता उस सरकार को गिरा देती है।
आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा है, आपने दुनिया के बहुत सारे क्रांतियों को देखा है इतिहास में, तो वहां पे आपने क्या देखा कि जहां जनता है, जनता की बात नहीं सुनी जा रही है, तो जनता आगे चल के पढ़ लिख ले रही है तो उसका विरोध कर रही है। पढ़ लिख के विरोध करने के बाद क्या हो रहा है, उसका अंत हो जा रहा है। सेम टू सेम ये दुनिया में जितनी भी सरकारें हैं उनको डरना चाहिए अपनी जनता से। और क्या होता है कि आजकल हम देखते हैं क्या है कि जनता है वो बड़ा मासूम है, क्योंकि अगर कहा जाए तो उसको शिक्षित नहीं किया जाता। अगर मान लीजिए किसी भी देश की सबसे बड़ा आधार है शिक्षित करना, अगर आप एक समाज को शिक्षित कर देते हो तो होता क्या है कि आगे चलकर वो विरोध करना सीख जाता है। तो बहुत सारे देश में क्या होता है, सरकारें अपनी जनता को शिक्षित करना नहीं चाहती हैं। तो अभी हम अगले वीडियो में बात करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के विषय में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।